अगर आपका बच्चा ड्यूरिंग थेरेपी सेशंस बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता है, अपने कान को बंद कर देता है, अपनी आँख को बंद कर देता है, आपको सुनता नहीं है, किसी की बात पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता है, कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता है, आपका टच अवॉइड करता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है और इतना ज़ोर से रोता है कि आपके लिए ये संभालना मुश्किल हो जाता है, चीखता है या फिर बहुत कम एनर्जी शो करता है या अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइट कर देता है, ज़मीन पर लेट जाता है, अपने आप को टर्न ओवर करता है ज़मीन पर या फिर अपनी ही दुनिया में चला जाता है। अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। हेलो पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर दर्शिता। वेलकम टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड्स, अ हेल्प फॉर ऑटिस्टिक एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो आज बात करने जा रही हूँ मैं कि अगर आप इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपका बच्चा ये क्यों कर रहा है और उसको आप किस तरह से हैंडल कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, ये जो सारे मैंने आपको चीज़ें बताई ना, कि आपकी बात को सुनना नहीं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो करना, मेल्टडाउन शो करना, शटडाउन शो करना, बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीखना चिल्लाना, ये सारे ही सिम्टम्स हैं डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम के। आपका बच्चा जब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से पीड़ित है तो ये चीज़ें होती है उनके साथ। इसको थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ आपको ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड आपको कुछ पेन हो रहा है, आपको दैट इज़ अ क्राई ऑफ अ यूट्रस इन लॉस ऑफ ओवम। तो बहुत सारे ऐसे मदर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को फेस किया होगा। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल उन्हें थोड़ा पेन फील होता है। सो इट इज़ अ क्राई। ये जो पेन है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक क्राई है ऑन लॉस ऑफ एन ओवम। ठीक है, तो सेम चीज़ जब नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड फील करता है तो ये सारे सिम्टम्स शो करता है। सो इट इज़ अ क्राई ऑफ अ नर्वस सिस्टम। जब हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सारी सेंसेस है उसके थ्रू वो अपने एनवायरनमेंट को, अपने वर्ल्ड को ग्रास्प करता है। जैसे कि हमारी विज़न है, हियरिंग है, टच है, स्मेल है, हमारा बॉडी पोजीशन है, मूवमेंट्स है, ये सारे ही सेंसेस आपके ब्रेन को एक सिग्नल देते हैं, जिस सिग्नल को ब्रेन डिकोड करता है और उस चीज़ को एनालाइज करता है। हम किसी भी चीज़ को अगर देखते हैं तो हमें वो विजुअल इनपुट मिलता है, हम उसको छूते हैं तो हमें टैक्टाइल इनपुट मिलता है, हम हाथ में उठाते हैं तो हमें प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिलता है, अगर हम उसे सूंघते हैं तो हमें स्मेल का इनपुट मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इनपुट। अगर उसे हम बजा कर देखते हैं तो हमें ऑडिटरी इनपुट मिलता है कि हम वो चीज़ सुनते हैं, तो हमारे कान के थ्रू वो सिग्नल हमारे ब्रेन में जाता है। फिर उस चीज़ को हम परसीव करते हैं कि ये चीज़ कैसी है, उसका अंदाज़ लगाते हैं। ठीक है, सपोज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप मार्केट से श्रीफल ख़रीदने गए, जिसे हम कोकोनट नारियल कहा जाता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, पहले देखते हो कौन से साइज़ का है, उसके बाद उसे हाथ में लेकर देखते हो कि कितना वज़नदार है, फिर उसे बचा कर देखते हो कि उसमें कितना पानी है। ठीक है, सूंघ कर देखते हो कि शायद उसमें कोई बैड स्मेल तो नहीं आ रही है। तो हम एक छोटी सी चीज़ खरीदने के लिए भी मार्केट में हम कितने सारे सेंसेस को इस्तेमाल करने हैं। आपने कभी इस चीज़ पर सोचा है? जाने अनजाने हम अपने सेंसेस के थ्रू हम चीज़ों को परखते हैं, उसकी समझ को ग्रास्प करते हैं। यही चीज़ आपके बच्चे के साथ भी होता है, बट
when the brain is facing the difficulty in this organizing the input and responding to that, तो उसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहा जाता है. बिकॉज सेंसेस प्लेज वाइटल रोल in receiving the information, organizing the information, interpreting the information and then responding to them. तो ये पूरा ही एक पाथवे होता है कि आप चीज़ को देखते हो, उससे इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो, ये इंफॉर्मेशन थ्रू अ सिग्नल आपके ब्रेन तक जाता है. ब्रेन इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, जो डिफरेंट सेंसेस के थ्रू हम जो इनपुट देते हैं उसको ऑर्गेनाइज करता है. फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और फिर ब्रेन डिसाइड करता है हाउ टू रिस्पॉन्ड. तो इस हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करते हैं. तो जैसे मैंने बताया, टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, बॉडी पोजीशन, मूवमेंट्स, बैलेंस, ये सारे ही सेंसेस आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं. इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल टू डेवलप सेफ्टी टू आवर बॉडी. हम डे टू डे लाइफ में ये चीज़ बहुत यूज़ करते हैं, हमारा दिमाग पूरा टाइम काम करता है इस चीज़ पर. दैट इन्फ्लुएंसेस आवर सेफ्टी, अटेंशन, बिहेवियर, इमोशंस एंड मोटर स्किल्स. तो ये पांचों चीज़ पर ये अफेक्ट करता है. फर्स्ट होता है सेफ्टी. तो थ्रू दिस सिग्नल हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्रेन सिग्नल देता है दैट आई एम इन अ सेफ मोड. सेफ्टी एस्टैब्लिश करता है. जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपको अचानक से दिखे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, यहाँ पर खाई है, तो आपका सिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है. आप वहाँ से भाग जाते हो. कहीं आपने आग देखी, आपका सिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, आप तुरंत अपने आप को बचाते हो. तो ये क्या है? ये सेफ्टी है. तो जब आपका बॉडी कोई इनसिक्योर एनवायरनमेंट में होता है तब सिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है. दैट इज़ कॉल्ड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. ठीक है. लेकिन जब आप शांति से बैठे हो, आपके बॉडी को लगता है कि यहाँ पे ये सेफ़ एनवायरनमेंट है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है. दैट गिव्स सेफ्टी टू योर बॉडी. सेकंड है अटेंशन. जब आप सेफ होते हो तो आप अटेंशन देते हो, आप चीज़ों को बारीकाई से देखते हो. आप जो भी एक्टिविटीज़ करा रहे हो या जो भी सिखा रहे हो या जो भी उससे बातचीत कर रहे हो, बच्चा उस पर अटेंशन देना स्टार्ट करता है. नेक्स्ट थिंग है बिहेवियर. तो आप जो चीज़ आप उसको इनपुट दोगे ना, उस विदिन 3 सेकंड आपका बॉडी उस चीज़ को एनालाइज कर लेता है. तो उसी तरह से फिर आप बिहेवियर शो करते हो कि आप अच्छे से कोऑपरेट करते हो, अच्छे से काम करते हो. सो कोऑपरेशन इज़ वेरी एसेंशियल टेक्निक. बट when you feel that difficulty in getting that, you have to work on underlying root causes that I am going to talk about in later part. Then comes emotions. वो आपको जो भी आप इनपुट मिलते हो, आपको इमोशंस पर अफेक्ट करता है. सपोज आपने कुछ उससे अच्छी बात की, यू आर अ नाइस चाइल्ड, यू आर अ काइंड चाइल्ड, तो ये एक इमोशंस जनरेट करता है आपके बच्चे के अंदर विदिन 3 सेकंड्स. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ही उस चीज़ को नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है. एंड फिफ्थ इज़ द मोटर स्किल्स, जिस पर मैंने आगे की वीडियोस में भी बात की है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड. दैट इज़ अ फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स. इसको ग्रॉसली हम मोटर स्किल्स को इस तरह से डिवाइड करते हैं. ठीक है. देन कम्स द ओरो मोटर स्किल्स, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द स्पीच पार्ट ऑफ योर चाइल्ड. सो दिस ऑल द स्किल्स आप तभी उस पर काम कर सकते हो जब आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन है, बच्चा शांत है, शांति से बैठा है, आपको अच्छे से सुन रहा है. ठीक है. जब इन चीज़ों में कुछ गड़बड़ी उनको लगती है, दैट शोज़ अ डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम. अगर किसी भी सेंसरी इनपुट के थ्रू वो बहुत ज़्यादा ही शो करता है, ओवर रिएक्ट करता है, तो ये चीज़ है
सेंसरी ओवरलोड, कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि सपोज़ आपके कमरे में आप बैठे हो, कमरे में फ़ैन की आवाज़ है या फिर एसी की आवाज़ है, तो नॉर्मली पीपल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, शांति से लोग बैठते ही हैं। लेकिन जब वो हाई अलर्ट होता है नर्वस सिस्टम, तो उसको वो चीज़ भी ट्रिगर करती है। उसको फ़ैन की आवाज़ भी पसंद नहीं होती है, उसको पंखे की आवाज़ पसंद नहीं होती है, एसी की आवाज़ पसंद नहीं होती है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग टू द लाइट, उनको बहुत लाइट से भी प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ होता है कि नर्वस सिस्टम इज़ ऑन अ हाई अलर्ट, कि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। जो या फिर पानी का नल अगर चल रहा है, अगर हल्की सी आवाज़ है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन बच्चे को होता है, क्योंकि उसका ऑडिटरी सिस्टम उस चीज़ को लेकर ट्रिगर करता है। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि उसको क्या इनपुट मिल रहा है और उसको किस चीज़ उस चीज़ को वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अब सबसे आसान चीज़ इसके लिए अगर मैं ट्रीटमेंट प्लान बताऊँ ना, तो सबसे आसान चीज़ है कि आप एटलीस्ट इस प्रोग्राम को 1 वीक के लिए फॉलो कीजिए। तभी आपको समझ में आएगा कि आप अपने बच्चे को अच्छे से पहचान पाओगे। फर्स्ट थिंग इज़ अ स्टार्ट जर्नलाइजिंग। आप चीज़ों को लिखना स्टार्ट कीजिए, रिकॉर्ड करना स्टार्ट कीजिए, कि पूरे दिन के अंदर, ये 7 दिन के अंदर आप चीज़ों को रिकॉर्ड कीजिए कि पूरे दिन के अंदर बच्चे को के कौन कौन सा इनपुट मिला, जैसे कि साउंड्स है, टेक्सचर्स है, मूवमेंट है, स्मेल है, लाइट है, प्रेशर है, क्या क्या इनपुट मिला और उस चीज़ को बच्चे ने किस तरह से रिएक्ट किया। कोई चीज़ को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन कोई चीज़ को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है। सपोज़ उसे टच टैक्टाइल इश्यू होगा, अगर उसको किसी, जैसे कि सैंड से टच किया, नमक से टच किया, तो उसमें से, या फिर आपने वेलवेट से टच किया, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज़ को बच्चा अच्छे से ग्रास्प कर लेता है, किस इनपुट को, और किस चीज़ पर उसे प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ से वो ट्रिगर होता है। तो ये चीज़ें आप जब रिकॉर्ड करोगे ना, आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो फर्स्ट इज स्टार्ट जर्नलाइजिंग। सेकंड इज नोट इमोशनल रिस्पॉन्स। आपके बच्चे ने उस चीज़ को कैसे इमोशनली रिस्पॉन्स दिया। क्लोजली ऑब्जर्व टू देयर मूड शिफ्ट। किसी चीज़ को लेकर बच्चा बहुत खुश होता है, अच्छे से एक्सेप्ट करता है, लेकिन किसी चीज़ को लेकर उसका मूड चला जाता है, जिसे हम कहते हैं ना। तो मूड स्विंग्स कब हुए, मूड शिफ्ट कब हुआ, इस चीज़ को आप रिकॉर्ड कीजिए कि इस चीज़ के साथ उसे पसंद आया या नहीं आया। व्हाट हैपन बिफोर एंड आफ्टर दैट। इस चीज़ को जैसे आपने इनपुट दिया, उसका उसने रिएक्शन क्या दिया, इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कीजिए। जब आप 1 वीक आप इस चीज़ को करते हैं ना, आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स ऑफ योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दोगे, किस चीज़ को लेकर उसका क्या इमोशनल रिएक्शन हुआ, किस चीज़ को उसने अच्छे से ग्रास्प किया। जब आप रेगुलरली रिकॉर्ड करते हो ना, तो आपको एक रिकरिंग पैटर्न बच्चे का दिखने को मिलता है। उसका इमोशनल रिएक्शन, उसका फिजिकल रिएक्शन और इफ़ेक्ट ऑन देयर मूड, ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं टू कंट्रोल द डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम। फोर्थ इज आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज। आपको ट्रिगर्स पता चल जाएंगे कि आपके बच्चे को इस चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो रही हैं। फिफ्थ इज एक्सपेरिमेंट विथ दिस लिटल लिटल चेंजेस। जब आपने अपना काम कर लिया है, आपने अच्छे से रिकॉर्ड किया है, आपने अच्छे से एनालाइज किया है, आपने उसके ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किए हैं, आपने बच्चे के रिकरिंग पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए हैं, उसके बाद आप जिस चीज़ को लेकर वो ट्रिगर हो रहा है, उस चीज़ के रिलेटेड आप छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बेसिस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कीजिए एंड नोट डाउन दैट इमोशनल रिस्पॉन्स।
आप ट्रांजिशनल स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकते हो कि आप घर से निकले और थेरेपी सेंटर। ट्रांजिशनल स्ट्रेटजीज़ आपको हेल्प करती है कि सेफली एंड हैप्पीली आप बच्चे को एक इमोशनल स्टेट से दूसरे इमोशनल स्टेट पर जाने के वक्त वो फिज़िकली एंड मेंटली काम डाउन रहे। सपोज़ आप घर से निकलकर थेरेपी सेंटर जाते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन टाइम। तो फिज़िकली बच्चा एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो रहा है, तो ये एक्सेप्ट किया जाता है बच्चे से कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छे से बैठो, अच्छे से आओ। इस चीज़ को ग्रास्प करने के लिए आप क्या करोगे कि आप उसका कोई फेवरेट टॉय दे सकते हो या फिर बबल्स दे सकते हो टू यूज़ दैट ड्यूरिंग कमिंग फ्रॉम अ होम, और कार से नीचे उतरकर या व्हीकल से नीचे उतरकर उसको उसके कमरे तक पहुंचाने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हो। सो बच्चा एक हैप्पीली फिज़िकली मूव करेगा, इमोशनल स्टेट उसका हैप्पी रहेगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो शांति से जाकर बैठेगा। अगेन आप सेंसरी स्ट्रेटजीज़ यूज़ कीजिए, तब वो बच्चा आपके साथ अच्छे से कोऑपरेट करता है ड्यूरिंग सेशंस। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। यू कैन कॉन्टेक्ट विथ अस ऑन 9426733601। थैंक यू सो मच।